हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमने प्रीवियस वीडियो में न्यू क्लासिकल एज को कम्प्लीटली पढ़ लिया था। न्यू क्लासिकल की सभी एजेस को भी कंप्लीट कर लिया था, जैसे कि रेस्टोरेशन एज जिसे हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, अगस्तन एज जिसे एज ऑफ पोप यानी अलेक्जेंडर पोप एंड एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। साथ ही साथ हमने एज ऑफ ट्रांजिशन को भी पढ़ लिया था, जिसे हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जानते हैं। एंड न्यू क्लासिकल एज के बाद जो एज आती है, जिसे हम रोमांटिक एज या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ करते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो या फैमिलियर हो और वो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उनको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके और वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सके। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम रोमांटिक एज को पढ़ते हैं। रोमांटिक एज जिसे हम एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं, यानी ये एज वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जानी जाती है। इस टाइम ड्यूरेशन में जो वर्ड्सवर्थ रहे हैं, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ रहे हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑथर रहे हैं इस एज के। तो इस वजह से इनको इस एज के नाम से जाना जाता है, यानी इनके नाम से ये एज जानी जाती है। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1798 टू 1837 है। क्लियर है? तो जो न्यू क्लासिकल एज था, हमने जो प्रीवियस एज पढ़ी न्यू क्लासिकल एज, उसमें जो ऑथर्स रहे हैं उन्होंने रोमन क्लासिकल राइटिंग्स को फॉलो करके लिखना शुरू किया था। तो रोमन क्लासिकल को फॉलो करके लिखा जा रहा था, वो एक्चुअल में रोमन क्लासिकल तो था नहीं, उसको फॉलो करके लिखा जा रहा था, इसीलिए उसको न्यू क्लासिकल कहा गया। एंड साथ ही साथ उसको सूडो क्लासिकल के नाम से भी जाना गया। सूडो का अर्थ होता है छद्म, यानी बनावटी, किसी की नकल करना, यानी कि एक्चुअल में वो नहीं है जिस नाम से वो जाना जाता। उसे न्यू क्लासिकल तो कहा गया, लेकिन वो कंप्लीटली रोमन क्लासिकल को फॉलो करके लिखी जा रही थी, तो वो एक्चुअल में रोमन क्लासिकल थी नहीं, इसलिए उसको न्यू क्लासिकल कहा गया। साथ ही साथ उसको सूडो क्लासिकल भी कहा गया। लेकिन जब यहाँ रोमांटिक एज की बात होती है, तो रोमांटिक एज में जो सूडो क्लासिकल एज थी, यानी न्यू क्लासिकल एज थी, न्यू क्लासिकल एज को ही सूडो क्लासिकल कहा जाता है, सूडो क्लासिकल एज। तो जो सूडो क्लासिकल की बौद्धिकता थी, यानी इंटेलेक्चुअलिटी थी, उनको रिवोल्ट किया गया। साथ ही साथ जो न्यू क्लासिकल एज के आइडियाज थे, उनको भी डिस्कार्ड किया गया रोमांटिक एज में। तो चलिए पढ़ते हैं और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक रहे हैं रोमांटिक एज के, उन सभी को हम जानेंगे। रोमांटिक एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, और इसकी जो ड्यूरेशन रही है वो 1798 टू 1837 रही है। अब इस एज में हुआ क्या, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझ लेते हैं। नंबर फर्स्ट, यानी पहला जो पॉइंट हमारा बनेगा, a revolt against the pseudo intellectuality of classical age, यानी इस एज में जो सूडो क्लासिकल थी, सूडो इंटेलेक्चुअलिटी थी, बुद्धिमत्ता थी, उसको रिवोल्ट किया गया, यानी उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया गया। a revolt against the pseudo ये एस है, सही से बन नहीं पा रहा है,
सूडो क्लासिकल एज। जो सूडो क्लासिकल एज थी, उस टाइम की जो इंटेलेक्चुअलिटी थी उसको बहिष्कृत किया गया रोमांटिक एज में। एंड हमारा जो सेकेंड पॉइंट बनेगा, दिस एज वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो रोमांटिक एज था, इसमें जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। दिस एज was highly influenced by French Revolution। फ्रेंड्स, अगर राइटिंग ना समझ में आए तो बताइएगा, मैं इसीलिए साथ साथ बोलती रहती हूँ ताकि आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से बना पाएँ। रिवॉल्यूशन एंड जो इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो था वो था फैटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। फैटर्निटी यानी भाईचारा, इक्वालिटी यानी समानता एंड लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आर मोटो थी वो थी फैटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। जो न्यू क्लासिकल आइडियाज़ थे उनका रिजेक्शन हुआ, यानी उसको डिस्कार्ड किया गया और एक्सप्रेशन ऑफ पैशन एंड पैथोस एंड पर्सनल फीलिंग को बढ़ावा दिया गया। तो ये इस एज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रही है। क्या रही है वो? रिजेक्शन ऑफ द आइडियाज ऑफ न्यू क्लासिकल। जो न्यू क्लासिकल एज के आइडियाज़ रहे हैं उनको डिस्कार्ड किया गया एंड जो एक्सप्रेशन ऑफ पैशन था, पैथोस एंड पर्सनल फीलिंग को डेवलप किया गया इस पर्टिकुलर एज में। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा वो एक्सप्रेशन of passion, pathos and personal feeling। ये जो रोमांटिक एज था इसमें दो जनरेशन आई, यानी कि कुछ पहले से रही हैं स्टार्टिंग से एंड कुछ बाद में आई। दो जनरेशन आई जिनको हम ओल्डर रोमांटिक्स एंड यंगर रोमांटिक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि किस पोएट को ओल्डर रोमांटिक्स माना जाता है या कौन से ऐसे पोएट हैं जो यंगर रोमांटिक्स से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रोमांटिक एज के जो पोएट्स रहे हैं इनकी टू जनरेशन रही है। पहला ओल्डर रोमांटिक्स एंड सेकंड वाला यंगर रोमांटिक्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो
पहले हम ओल्डर रोमांटिक्स के बारे में जान लेते हैं। ओल्डर रोमांटिक्स, इसमें कौन कौन से आते हैं? वर्ड्सवर्थ, इनके साथ आते हैं कॉलरिज एंड सदी, या जिनको हम कोई कोई इसको साउदे भी पढ़ता है। इसके अलावा है वॉल्टर स्कॉट। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये जो वर्ड्सवर्थ थे एंड जो कॉलरिज हैं, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ एंड सदी, इन तीनों पोएट को लेक पोएट्स के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कि कौन से पोएट को लेक पोएट कहा जाता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड जो ये सदी रहे हैं, इन तीनों पोएट को लेक पोएट कहा जाता है। लेक पोएट्स। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके साथ ही जो ये कॉलरिज रहे हैं, एस.टी. कॉलरिज, इनको कहा गया पोएट ऑफ सुपर नेचुरल। क्या कहा गया? पोएट ऑफ सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल यानी कि जो पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं उसी को सुपर नेचुरल कहा जाता है। तो एस.टी. कॉलरिज ने अपनी राइटिंग्स में सुपर नेचुरल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, यानी पारलौकिक शक्तियाँ जो थी उनको अपनी राइटिंग्स में यूज़ किया, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया था, इसलिए इनको पोएट ऑफ सुपर नेचुरल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एस.टी. कॉलरिज को। क्लियर है? अब हम जान लेते हैं एंगर रोमांटिक्स के बारे में। एंगर रोमांटिक्स कौन कौन से थे? एंगर रोमांटिक्स में थे सैली, यानी पी.वी. सैले। फ्रेंड्स, कोई इसको सैली पढ़ता है, कोई कोई इसको सैले पढ़ता है। आप कुछ भी पढ़िए, दोनों ही सही है। पी.बी. सैले, जॉन कीट्स एंड वेरन हजलिट, ये प्रोमिनेंट ऑथर रहे हैं एंगर रोमांटिक्स के। इसके अलावा जो अदर रहे हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो अदर जो ऑथर्स रहे हैं उसमें है सर थॉमस मोर, सर एंड रहे हैं ले हंट, इसके अलावा रहे हैं लैम्ब यानी चार्ल्स लैम्ब एंड जेन ऑस्टिन। इसके अलावा रहे हैं थॉमस क्वेंसी। फ्रेंड्स, 1798 में एक बुक पब्लिश हुई
विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जो एस.टी. कॉलरिज थे, इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर था लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स जो था, ये दो राइटर्स के कोलैबोरेशन में एक बुक पब्लिश हुई जो थी लिरिकल बैलेड्स। इसमें टोटल 23 पोएम्स थी इस लिरिकल बैलेड्स में, और ये एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का दोनों का कलेक्शन था, यानी दोनों के ही कोलैबोरेशन में ये बुक पब्लिश हुई लिरिकल बैलेड्स। एंड ये जो लिरिकल बैलेड्स था, इसको मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक एज कहा गया। तो इसीलिए ये 1798 में पब्लिश हुई थी। इसीलिए इस पर्टिकुलर एज को, यानी इस एज की शुरुआत हम 1798 से इसीलिए मानते हैं, क्योंकि 1978 में ये जो बुक आई लिरिकल बैलेड्स, इसको रोमांटिक एज का मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर एज से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। 1798, और ये फर्स्ट एडिशन था फ्रेंड्स। इसके बाद यानी लेटर देन 3 एडिशन और आया, ये फर्स्ट एडिशन था, यानी टोटल मिला के 4 एडिशन थे। तो जो फर्स्ट एडिशन आया वो 1798 को पब्लिश हुआ, और इसे मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक एज कहा गया। लिरिकल बैलेड्स, इसमें टोटल 23 पोएम्स रही हैं, जिसमें से 4 पोएम्स थी एस.टी. कॉलरिज की, ये थी कॉलरिज की, एंड जो बाकी बची 19 पोएम्स रही हैं वो थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। एंड इस कलेक्शन की जो फर्स्ट पोएम रही है, फर्स्ट पोएम थी एस.टी. कॉलरिज की, एंड जो 23 पोएम यानी लास्ट वाली पोएम रही है वो थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। फर्स्ट पोएम कौन सी रही है? वो एस.टी. कॉलरिज की पोएम रही है द राइम ऑफ द एशियंट मारिनर, एंड जो सबसे लास्ट वाली पोएम रही है यानी 23 नंबर पोएम, वो थी टिंटर्न अवे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। तो वो 4 पोएम कौन कौन सी रही हैं जो एस.टी. कॉलरिज की फर्स्ट एडिशन जो लिरिकल बैलेड का आया, लिरिकल बैलेड्स का आया, वो 4 पोएम रही है एस.टी. कॉलरिज की। द राइम ऑफ द एशियंट मारिनर, सेकंड रही है द नाइटिंगेल, एंड जो थर्ड रही है फॉस्टर मदर्स टेल। फ्रेंड्स, ये जो फॉस्टर है, फॉस्टर मतलब धाय होता है, फॉस्टर मदर जिसको हम धाय माँ कहते हैं, हिंदी में इसको हम धाय माँ कहते हैं, यानी धाय माँ की कहानी जो। एंड फोर्थ नंबर थी, ये थर्ड है, ये सेकंड है, एंड ये फर्स्ट है। फोर्थ नंबर थी द डंजियन, द डंजियन। डंजियन का क्या मतलब होता है? डंजियन का मतलब है काल कोठरी, डंजियन।
तो ये चारों पोएम जो है एस.टी. कॉलरिज की इस कलेक्शन में रही है। द राइम ऑफ द एशियंट मारिनर जो पोएम रही है, ये लिरिकल बैलेड का जो फर्स्ट एडिशन आया 1798 में, उसकी फर्स्ट पोएम रही है। इसके अलावा ये और तीनों पोएम, तो टोटल 4 पोएम एस.टी. कॉलरिज की इस लिरिकल बैलेड में रही हैं। एंड जो लिरिकल बैलेड था, इसका सेकंड एडिशन आया 1800 में। सेकंड एडिशन आया 1800 में। एंड फ्रेंड, जो सेकेंड एडिशन आया, इसमें प्रेफेस को ऐड किया गया, यानी जो 1800 में सेकेंड एडिशन आया लिरिकल बैलेड्स का, उसमें प्रेफेस को ऐड किया गया। आ प्रेफेस एडेड। एंड थर्ड एडिशन कब आया? थर्ड एडिशन के बारे में भी जान लेते हैं। थर्ड आया 1802 में। और इसमें क्या हुआ? इसमें जो पोएटिक डिक्शन था, उस पर एक अपेंडिक्स को ऐड किया गया, यानी एन अपेंडिक्स इन द सेंस परिविष्ट। क्लियर फ्रेंड्स? ऑन द पोएटिक डिक्शन, यानी पोएटिक डिक्शन पर एक अपेंडिक्स इस एडिशन में ऐड किया गया। सेकंड वाला जो आया, उसमें प्रेफेस को ऐड किया गया। एंड जो थर्ड वाला आया, उसमें पोएटिक डिक्शन का अपेंडिक्स ऐड किया गया। अब जो फोर्थ वाला है, यानी फोर्थ एडिशन भी इसका आया। फोर्थ एडिशन कब आया? फोर्थ एडिशन आया 1805 में। बट इसमें कुछ भी ना ऐड किया गया, ना कुछ घटाया गया, ना कुछ बढ़ाया गया। इस एज में एक जो रोमांटिक एज है, इसमें एक प्रिकॉर्सर आया, प्रिकॉर्सर ऑफ द रोमांटिक एज। वो किसके द्वारा आया? तो वो आया जेम्स थॉमसन के द्वारा, जिसका टाइटल था द सीजन्स। तो इसमें द सीजन्स में टोटल 4 पोएम्स रही हैं, और जो 4 पोएम्स रही हैं वो 4 सीजन को रिप्रेजेंट करती हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा एंड जो 4 सीजन हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। यानी प्रिकॉर्सर ऑफ द रोमांटिक एज किसके द्वारा आया? बाय जेम्स थॉमसन, जिसको हम टॉमसन भी कहते हैं। कुछ लोग इसको टॉमसन भी पढ़ते हैं। और ये कौन थे? ये एक स्कॉटिक राइटर थे। स्कॉटिक राइटर। टाइटल का क्या नाम था? द सीजन। द सीजन्स। इसमें 4 पोएम्स रही हैं, और जो 4 पोएम्स रही हैं, ये 4 सीजन को रिप्रेजेंट करती हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं रोमांटिक एज के। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक रही है? फोकस ऑन राइटर्स और नरेटर्स। जो उस टाइम के राइटर्स थे एंड नरेटर्स थे, उनका जो फोकस था वो इमोशन एंड इनर वर्ड्स पे था।
focus on writers or narrators emotion and inner words. इसके अलावा क्या कैरेक्टरिस्टिक रही है? सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, ब्यूटी, इमेजिनेशन. Celebration of nature, beauty, imagination. Rejection of industrialization. न्यू क्लासिकल में हमने पढ़ा था कि जो इंडस्ट्री में जो कैपिटलाइजेशन है उसको बढ़ावा मिला था. यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको डिस्कार्ड किया गया. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे किया गया? तो वो रूरल लाइफ में वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए किया गया. तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन. सॉरी मैंने गलत बोला, इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होके यहाँ आइडियलाइजेशन होगा. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको डिस्कार्ड किया गया एंड आइडियलाइजेशन वुमेन एंड चिल्ड्रन, साथ ही साथ जो रूरल लाइफ के लोग थे उनका आइडियलाइजेशन हुआ. यानी उन चीज़ों पे फोकस किया गया और जो राइटर्स रहे हैं, जो नरेटर्स रहे हैं, उन्होंने आइडियलाइजेशन ऑफ वुमेन यानी वुमेन के आइडियलाइजेशन पे एंड चिल्ड्रन एंड रूरल लाइफ के जो लोग थे उनके आइडियलाइजेशन के ऊपर राइटिंग्स लिखी. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आइडियलाइजेशन ऑफ वुमेन children and rural life. एंड इस एज में जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए वो थे सुपर नेचुरल, जो कि हमने पढ़ा कि जो एस.टी. कॉलरिज थे उन्होंने इस एज में ज़्यादातर अपने पोएम्स में सुपर नेचुरल का यूज़ किया है, इसीलिए एस.टी. कॉलरिज को पोएट ऑफ सुपर नेचुरल भी कहा जाता है. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा सुपर नेचुरल और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स. यानी जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए वो सुपर नेचुरल और माइथोलॉजिकल थे. साथ ही साथ इस एज में जो लैंग्वेज थी उसका एक्सपेरिमेंटल यूज़ हुआ और ब्लैंक वर्स का भी यूज़ किया गया. यानी जो राइटर्स थे उन्होंने ब्लैंक वर्स को भी यूज़ किया अपनी राइटिंग्स में. सुपर नेचुरल और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स या एलिमेंट्स. इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल use of
language, and blank verse. तो इस तरह से हमने रोमांटिक एज को अच्छे से पढ़ लिया है। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा, और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे विक्टोरियन एज के बारे में। अब हमारे पास 2 एजेस और बची हैं, यानी विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज। उसके बाद हम इन सभी एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और अच्छे से ये टॉपिक्स हमें लर्न होते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।